मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा सेशन है ये हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसके बाद हम जब क्लास कंटिन्यू करेंगे तो हिंदी के अंदर ही करेंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब जब मेरा लेक्चर इंग्लिश के अंदर होता है तो मुझे कमेंट्स मिलते हैं सर हिंदी में पढ़ाइए। आज मैं हिंदी के अंदर पढ़ाऊंगा तो मुझे नीचे आप लिखेंगे सर अंग्रेजी भाषा के अंदर पढ़ाइए। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। क्यों ना करें? मैं ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को जो चाहिए वैसा मिलना चाहिए। तो हम इंग्लिश मीडियम के अंदर भी पढ़ाते हैं, शुद्ध हिंदी के अंदर भी पढ़ाते हैं और बाइलिंगुअल तीनों मीडियम हमारे पास है। तो स्टार्ट करता हूँ, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है और आज हम इस कक्षा के अंदर जो अध्ययन करने वाले हैं वो हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में। हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था, पिछला जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? हमने पढ़ा था खाद और उर्वरकों के बारे में। मैं एक बार आपको पिछले लेक्चर भी दिखा दूंगा थोड़ा सा हमने क्या डिस्कस किया था और उसके बाद हम क्लास को फिर स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका जैव उर्वरक, जैविक उर्वरक या फिर बायो फर्टिलाइजर जिसे हम बोल देते हैं, जो हमारे पास एक अच्छा खासा क्या है, एक ऑप्शन है जब हम बात करें किसकी। अगर हम बात करते हैं हमारी जैविक खेती की, तो जैविक खेती के अंदर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे जो जैव उर्वरक है ना, जो बायो फर्टिलाइजर है, उनको यूज करके, उनका उपयोग करके हमारी भूमि की उर्वरता, हमारी मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो चलो आप सब लोग आ जाइए पहले, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे हैं सब? चलो ठीक है। चलो ओके स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं है ना, आज 12 जुलाई है, आज नाबार्ड फाउंडेशन डे है। नाबार्ड आप जानते होंगे सारे लोग, नाबार्ड एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक है। तो हमारे लिए एक अच्छा दिन है ये, इस दिन नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था 1982 के अंदर। हैप्पी नाबार्ड फाउंडेशन डे टू ऑल ऑफ यू। नाबार्ड बहुत सारे बैंकों के माध्यम से हमारे बहुत सारे किसानों की ऋण देके उनकी सहायता करता है ना। तो आज जो हमारा दिन है 12 जुलाई, ये नाबार्ड का स्थापना दिवस है, मतलब नाबार्ड का फाउंडेशन डे है। चलो अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। बात करते हैं जैविक उर्वरकों की, बायो फर्टिलाइजर की। बट बात करने से पहले हमारा जो पिछला लेक्चर है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। हमारा जो पिछला लेक्चर था वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने पढ़ा था खाद और उर्वरकों के बारे में। उर्वरक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रासायनिक होते हैं, और जो खाद्य होती है हमारी वो क्या होती है, खाद हमारी जो है, खाद क्या होती है, वो हमारी रासायनिक नहीं, उसमें रसायन नहीं होते, वो क्या होते हैं, उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जो खाद है वो हमारी भूमि के लिए और हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक नहीं होती है, जबकि हमारे जो फर्टिलाइजर है, मतलब जो उर्वरक है, जो क्या है रासायनिक उर्वरक है, वो हमारी मिट्टी, हमारे पानी और हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, पोषक तत्वों की अधिक मात्रा देते हैं पौधों को। इसीलिए हमारे जो किसान है वो अपनी मिट्टी के अंदर, अपने खेतों के अंदर क्या करते हैं, खादों का प्रयोग के साथ साथ उर्वरकों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि उर्वरकों के प्रयोग से जो उसका परिणाम है ना, वो क्या आता है, जल्दी आता है। चलो तो पहले हमने खाद की बात की थी, लिखा गया जैविक रूप में प्रयुक्त जैव पदार्थों को जैविक खाद कहते हैं। तो याद रखना जैविक खाद अलग है और जैविक उर्वरक अलग है, क्योंकि ये तो है मैन्योर और वो है बायो फर्टिलाइजर जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना कि जैविक खादें क्या है और उसके बाद आपके जो जैविक उर्वरक हैं वो क्या है। तो बस इंग्लिश इसीलिए आपको हेल्प करती है, ये आपके मैन्योर होते हैं और वो आपके बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो खाद आप लोग जानते हैं, खाद की जब बात करें तो खादों के प्रकार को भी हमने पढ़ लिया था। खादों के प्रकार की बात करें तो कुछ ये वाले खादों के प्रकार होते हैं। गोबर की खाद होती है कि जो हमारे पशुओं का गोबर है उसका ढेर लगा के हम खेत के अंदर डालते हैं। कंपोस्ट की खाद होती है, जो घर के अंदर हमारे कूड़ा करकट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसे मिट्टी के अंदर डिकम्पोज करते हैं, है ना, उसे एक बंद डब्बे के अंदर रख देते हैं, जिससे वो क्या हो जाती है, उसका अपघटन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। उसके बाद खेतों के अंदर उपयोग में लाते हैं। फिर हमारी हरी खाद होती है। हम पहले क्या करते हैं, खेत के अंदर फसल को लगाते हैं और उसी फसल, खड़ी हुई फसल में हल चला के
उन खड़ी हुई फसल के जो पौधे हैं उसको मिट्टी के अंदर ही मिला देते हैं। वो खाद कौन सी होती है? हरी खाद। उसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक उर्वरक या रासायनिक खादों के बारे में। रासायनिक उर्वरकों की बात करता हूं तो ये हमारे कौन है? जैसा कि आप पीछे आपका जो फोटो लगा हुआ उससे देख सकते हैं, जो हमारे रासायनिक उर्वरक होते हैं। रासायनिक उर्वरकों की जब बात करेंगे तो रासायनिक उर्वरकों वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चों? जो आपके रासायनिक उर्वरक है ना, तो रासायनिक उर्वरक वाली बात जब करेंगे तो उनके अंदर क्या है? रसायन डाले गए हैं। रसायन तो समझते होंगे जिसे हम केमिकल कह देते हैं। तो ये रसायन क्या करते हैं बच्चों? इन रसायनों को यूज करके हम मिट्टी की उर्वरा क्षमता जो है उसको बढ़ाते हैं। लेकिन नुकसान ये होता है कि ये फायदा तो हमें कर गए, ये बात तो समझ आ गई है ना। जब ये बात करेंगे इनके अंदर जो रसायन है, तो ये रसायन मिट्टी के अंदर जब जाते हैं तो फायदा तो ये हुआ कि जो पोषक तत्व है वो हमारे पौधों को मिल गए। लेकिन जब मिट्टी के अंदर गए तो रसायन जो है वो क्या करेंगे? वो हमारी मिट्टी को प्रदूषित करेंगे, पोल्यूशन करेंगे। पानी के अंदर जाएंगे तो पानी का प्रदूषण करेंगे, और वातावरण के अंदर भाप बन के जब जाएंगे तो वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। उर्वरकों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था कि उर्वरकों को 3 मुख्य भागों के अंदर हम विभाजित करते हैं। कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? एकल उर्वरक होते हैं, यौगिक और जटिल उर्वरक होते हैं, और आपके मिश्रित उर्वरक होते हैं। एकल उर्वरक का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं हमारे प्राथमिक पोषक तत्वों की। प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश। नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश की जब बात करेंगे तो ये हमारे प्राथमिक पोषक तत्व हैं। अगर प्राथमिक पोषक तत्वों में से कोई एक पोषक तत्व उर्वरक के अंदर पाया जाए तो वो क्या होता है? एकल उर्वरक होता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा प्राथमिक में से पाए जाए तो वो क्या होता है? यौगिक या जटिल उर्वरक होता है। और अगर उसके अंदर नत्रजन, फास्फोरस और क्या है? पोटेशियम, तीनों ही है ना, मिक्स फॉर्म के अंदर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? मिश्रित उर्वरक या फिर मिक्स फर्टिलाइजर उसे कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद उर्वरकों के प्रयोग की, वहां तक मैंने आपको पढ़ाया था। यहां से थोड़ा सा और बताता हूं और फिर हमारा जो जैविक उर्वरक, जो बायो फर्टिलाइजर वाला टॉपिक है, उसे हम स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ऐड कर दिए है ना, मुख्य बिंदु मैंने यहां पे क्या कर दिए? जोड़ दिए, जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो कहा गया उर्वरकों के प्रयोग की विधियां। जब उर्वरकों के प्रयोग की विधियों की बात करेंगे तो कहा गया खड़ी फसल में उर्वरक देने की क्रिया को टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। एक आप वर्ड पढ़ोगे, क्वेश्चन आएगा कि टॉप ड्रेसिंग क्या होता है। तो देखो 2 टाइप की ड्रेसिंग होती है ना। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बस थोड़ा थोड़ा मेरी बातों को ना ध्यान से सुनते हैं। एक तो होता है बेसल ड्रेसिंग और एक हमारा होता है टॉप ड्रेसिंग, है ना। एक काम करो, ये जो ड्रेसिंग वर्ड है इसको ड्रेस मान लो। ड्रेस तो आप भी पहनते हो, हम भी पहनते हैं, सब कोई ड्रेस पहनता है। तो ये मानो कि फसलों को ड्रेस पहनानी है ना। कैसे ड्रेस पहनाएंगे? अगर तो फसल है ही नहीं, अभी हमने जुताई करके खाली छोड़ा हुआ है खेत, लेकिन अभी तक उसके अंदर बीज की जो बुआई है वो नहीं हुई है, तो खेत हमारा खाली है। उस समय पे हम क्या करेंगे? जो हमारे उर्वरक है उनको ऐसे हाथ से लेके उसे छिड़काव विधि से वहां पे डाल देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जिसे बोल देते हैं। छिड़काव विधि से जब हमने क्या किया, मिट्टी के ऊपर उर्वरकों को डाल दिया, तो मुझे बताओ वो उर्वरक जाके कहां पे गिरेंगे? मिट्टी के नीचे, बिल्कुल बेस के ऊपर। वो बेस के ऊपर गिरेंगे, इसीलिए उसे क्या बोल देंगे? छिड़काव विधि का पहला मेथड उसे बोल देंगे बेसल ड्रेसिंग। समझ पाए बात को? क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं ना। जब पौधे होते, खड़ी फसल होती, तो हमें फसल के ऊपर फेंकना पड़ता, गिरता तो तब भी नीचे जाके, लेकिन फेंकना तो फसल के ऊपर पड़ता ना, है ना। लेकिन इस टाइम फसल नहीं है, हम बिल्कुल बेस पे डाल रहे हैं। उसके बेस समझते हैं ना, जो नींव होती है, जो सबसे नीचे का जो धरातल है ना। तो धरातल पे डाला, बेस पे डाला, वो बेसल ड्रेसिंग हो गया। और जब खड़ी फसल के अंदर फसलों के ऊपर डालोगे, मतलब फसल के टॉप पे डालोगे, तो फिर बच्चों कौन सी ड्रेसिंग हो जाएगी? वो आपकी टॉप ड्रेसिंग उसे कह देंगे। तो ध्यान रखना, जो हमारी छिड़काव विधि है जिसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है बेसल ड्रेसिंग, एक हमारा होता है टॉप ड्रेसिंग। जब आपने उर्वरकों का छिड़काव किया बुआई से पहले और बुआई के समय पे, तो वो तो क्या होती है? बेसल ड्रेसिंग। और जब उसका अंकुरण होने के बाद, जर्मिनेशन होने के बाद खड़ी फसल, स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर किया गया, तो बच्चों वो क्या हो जाती है? उसे कह देते हैं टॉप ड्रेसिंग। दोनों बातें समझ पाए? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहा गया बुआई के समय
उर्वरक देने को बेसल ड्रेसिंग या फिर बेसल एप्लीकेशन, बेसल अनुप्रयोग कहते हैं। तो मैंने आपको दोनों पॉइंट समझा दिए, दोनों बिंदु वही मैंने समझा दिया कि आपका टॉप ड्रेसिंग क्या होता है और आपका बेसल ड्रेसिंग या बेसल एप्लीकेशन या फिर आपका बेसल अनुप्रयोग क्या होता है। समझ गए होंगे अच्छे से। आगे चलता हूं। नेक्स्ट आ गया उर्वरकों के प्रयोग की विधियां, है ना। पानी के साथ उर्वरक देने की क्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। बच्चों फर्टिगेशन नाम आपने सुना होगा, है ना। कभी कभी अंग्रेजी भाषा में बहुत सहायता करती है। कैसे सहायता करती है? देखो मैं अगर बात करता हूं किसकी, आपके फर्टिलाइजर की। आप सारे लोग जानते हैं फर्टिलाइजर क्या होता है। मैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये अंग्रेजी भाषा से बन के आया। क्या करें यार, कभी कभी ना अंग्रेजी भी आपको पढ़ानी पड़ेगी, सारा कुछ हिंदी में काम नहीं चलता और हम पीछे रहने वाले नहीं किसी से। अंग्रेजी वाले बच्चे हमसे आगे थोड़ी चले जाएंगे। तो देखो हम जब क्या करते हैं, जो इरिगेशन है, इरिगेशन सारे लोग जानते होंगे, सिंचाई जिसे कह देते हैं। सिंचाई के पानी के साथ जब आप क्या मिक्स कर देते हो, उर्वरकों को, फर्टिलाइजर को। तो हमने क्या किया, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन एक साथ कर दिया। तो फर्टिलाइजर से हमने क्या ले लिया, फर्टी वर्ड, और इरिगेशन से कौन सा वर्ड ले लिया, गेशन वर्ड। तो क्या बन गया मिलके बच्चों, वो देखो ये रहा फर्टी और ये रहा गेशन। तो फर्टी कहां से आया, फर्टिलाइजर से, और गेशन कहां से आया, इरिगेशन से। मतलब उर्वरक और पानी को एक साथ सम्मिलित रूप में पौधों में अनुप्रयोग करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कह देते हैं बच्चों, उसे हम कह देते हैं आपका, समझ गए बात को। ओके, तो इसने कहा पानी के साथ उर्वरक देने की क्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन के लिए उर्वरक कौन से, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड म्यूरेट ऑफ पोटाश। जनरली जो नत्रजन वाले हमारे उर्वरक होते हैं उनको दिया जाता है, बट उसके अलावा और भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, समझ गया आप। टॉप ड्रेसिंग क्या होता है, बेसल ड्रेसिंग क्या होता है, फर्टिगेशन क्या होता है। अब बात करते हैं किसकी, हमारे टॉपिक की, जैविक खेती की बात कर लेते हैं, है ना। बीच में एक बच्चे का आंसर क्वेश्चन आया है, वो भी आंसर कर देते हैं। साथ साथ बच्चे ने बोला है फोलियर स्प्रे क्या होता है ना। बच्चों अब इंग्लिश में लिखा गया, मैं आपको हिंदी के अंदर समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है। देखो फोलियर स्प्रे वर्ड की जब बात करता हूं तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो अब ये इंग्लिश का ही वर्ड है ना, बट कोई बात नहीं, हम अच्छे से समझ जाएंगे, कहीं दिक्कत आने नहीं देंगे आपको। फोलियर का मतलब क्या होता है, हम अगर पौधे की बात करते हैं, आप एक चीज और भी किया करो, जब पढ़ रहे होते हो ना क्लास में, तो अपने दिमाग को तो क्लास के अंदर रखा करो, लेकिन जब कोई बातें बताई गई ना, तो अपनी इमेजिनेशन, कल्पनाओं की दुनिया के अंदर जाया करो। कोई नहीं आपको रोक सकता। कल्पनाएं क्यों बोल रहा हूं, आप मुझे सोचा करो, अच्छा ये धान के खेत में ऐसे हो रहा है, अच्छा कि सर खड़ी फसल में ऐसे ही फेंका, तो टॉप ड्रेसिंग। अगर आप एक फिल्म देख के आते हो तो वो मूवी जो है आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। आपने देखी होगी, आजकल कोरोना में लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। फिल्में आपको याद होती है, लेकिन ये पता है याद क्यों नहीं होता, क्योंकि आप इसे ना ऐसे पढ़ते हो बस, है ना। वो काला और सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट, इसीलिए पीपीटी कलरफुल रखता हूँ कि बच्चों को याद रहे, और प्लस जब पढ़ते हो उनको कनेक्ट किया करो चीजों को। अब एक काम करो, कल्पनाओं के अंदर एक पौधा देखो, क्या आपको पौधा दिख रहा है? अरे नॉर्मल सी बात है, दिखता है ना यार। सपने जब आते हैं, सपने में क्या होते हैं, सारी काल्पनिक घटनाएं चल रही होती है। तो ऐसे ही कल्पना करो, एक पौधा दिख रहा है आपको सामने, दिख रहा है सभी को। इस पौधे के ऊपर पत्तियां दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं। ये जो पत्तियां आपको दिख रही है ना बच्चों, ये हमारे पौधे का कौन सा भाग होता है? जो पत्तियां होती हैं इसे फोलिएज कहा जाता है, फोलिएज, है ना। पत्तियों के ऊपर जब हम क्या करते हैं, पत्तियों के ऊपर जब लिक्विड को स्प्रे कर देते हैं, लिक्विड को मतलब जिसके अंदर पानी और उर्वरक को घोला गया, उस लिक्विड को हमने स्प्रे कर दिया बच्चों, किसके ऊपर, फोलिएज के ऊपर, तो वो क्या बन जाता है हमारा, फोलियर स्प्रे। तो पत्तियों के ऊपर जब तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ जिसके अंदर पानी और आपका उर्वरक मिक्स किया गया है, उसको हम स्प्रे करते हैं, तो वो जो मेथड होता है, वो जो क्रिया होती है उर्वरक देने की, उसे क्या बोलते हैं, फोलियर स्प्रे देते हैं। फोलियर स्प्रे हमारा अलग है, और फर्टिगेशन जो वो तो कहता है सिंचाई के पानी के साथ दो, वो हमारा एक अलग मेथड है। ठीक बात, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया सारा का सारा, उर्वरकों की विधियां मैंने बता दी। अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक की जब बात करेंगे तो पहले हमें जैविक खेती की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो खेती करते हैं, हमारा जो खेती का सिस्टम है वो दो प्रकार का है ना। कौन कौन से दो प्रकार का है, एक जैविक खेती है और दूसरी क्या है, दूसरी आपकी अजैविक खेती है ना। जैविक और अजैविक खेती की जब बात करेंगे, दोनों के अंदर फर्क क्या होता है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, चैट बॉक्स आपके सामने है, आप लोग इस टाइम पे आंसर करो। अगर मैं कहूं कि हमारा इस समय पे जो किसान कर रहा है, ये ज्यादा कौन सी, बिकॉज कर तो हम दोनों ही रहे हैं, है ना, लेकिन ज्यादा हम कौन सी खेती कर रहे हैं, जैविक खेती ज्यादा कर रहे हैं
या फिर अजैविक खेती ज्यादा कर रहे हैं? लिखो चैट बॉक्स के अंदर, फिर आपको बताता हूं कि दोनों हमारी जो क्रियाएं हैं, दोनों जो खेती हैं, उनके अंदर क्या हमारा डिफरेंस है, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन पहले बताओ कि किसान ज्यादा क्या करता है इस समय पे, है ना? हमारे भारत देश के अंदर इस समय पे ज्यादा क्या हो रहा है? क्या जैविक खेती ज्यादा हो रही है या फिर अजैविक खेती ज्यादा हो रही है? आंसर लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे टॉपिक के। ठीक है बच्चों, गुड 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 गुड। मेरे साथ ना एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने बहुत सारी जॉब ज्वाइन की। मैं आई थिंक 2013 के बाद से जॉब करनी स्टार्ट की थी। मैंने लगभग 9 नौकरियां थी जो छोड़ दी क्योंकि मुझे काम करने में मज़ा नहीं आता था। बट यहाँ की बात करता हूँ तो मैं पिछले 4 सालों से ये कोचिंग वाला, है ना, ये पढ़ा रहा हूँ। कोचिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, खैर कोचिंग तो लोग बोलते हैं, मैं पढ़ाने वाला काम करता हूँ, पर मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। मैं इसीलिए इसको छोड़ना नहीं चाहता। मेरे पास और बड़े ऑप्शन है। मेरे घर वाले सजेस्ट करते हैं ये कर ले, वो कर ले, है ना, इसके साथ साथ, बट मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। और ये मज़ा और बढ़ जाता है जब आप लोग सही आंसर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कि मेरे बच्चे जो है आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। एक अच्छा टीचर वही माना जाए जो बच्चों को समझा पाए, है ना, बच्चों को आगे ले जाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि बच्चा यूट्यूब पे आया, इतनी उम्मीदें लेके आता है और 2 घंटे उसको पढ़ाया गया लेकिन बच्चों को समझ ही नहीं आया, है ना, या फिर बहुत कम पढ़ाया गया, बच्चे से कुछ पूछा ही नहीं गया। तो दोनों को अवसर मिलना चाहिए। टीचर को पढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए और छात्र को बताने का अवसर मिलना चाहिए। तो आप बताते रहा करो, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है। और हमारा आत्मविश्वास तो आपके साथ है। अगर आप बच्चे समझ रहे हैं तो हमारा आत्मविश्वास तो ये मानिए कि आसमान की बुलंदियां छू लेता है कि मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, है ना। चलो, तो आप सब लोग राइट है। आप सभी ने बोला कि इनऑर्गेनिक फार्मिंग। बीच में कुछ क्वेश्चन आप लिख रहे हो। मैंने फोलियो स्प्रे इसलिए बताया था क्योंकि वो टॉपिक का पार्ट था। अब कुछ बीच में लिख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है। तो आप थोड़े समझदार बने बच्चों। मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन आप बुद्धि का प्रयोग करते हुए बस वो प्रश्न पूछे जो आपके इस टॉपिक के रिलेटेड हो, है ना। उसके अलावा कोई क्वेश्चन ना पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपको अच्छे से पढ़ाना चाहता हूं। अब कोई ये लिख देगा कि सर मृदा संरचना क्या होता है, तो मैं फर्टिलाइजर से मृदा में चला गया, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चैट पे तब ध्यान दो जब मैं आपसे आंसर मांगूंगा, वरना बस पढ़ते जाओ, इस चैट को बंद कर दो। हमें चैट नहीं चाहिए आप लोगों से। हमें आप लोगों से क्या चाहिए कि आप बच्चे आगे बढ़े, आप चयनित हो अपने एग्जाम में, इसीलिए हम पढ़ाते हैं, वरना कुछ और नहीं। ओके, चलो, तो अब आपने लिख दिया सभी ने कि जैविक और अजैविक खेती की जब बात करेंगे तो इस टाइम पे, इस समय पे हम जो सबसे ज्यादा उपयोग में, प्रचलन में ला रहे हैं वो कौन सी है? अजैविक खेती है। जैविक और अजैविक का जो मेन, है ना, मुख्य जो अंतर है वो क्या है? जब मुख्य अंतर की बात करते हैं तो वो ये है कि जैविक खेती के अंदर जैव उर्वरक का या फिर जैविक खाद्यों का, मतलब मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जबकि अजैविक खेती के अंदर हमारे रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रसायन कौन से होते हैं हमारे? रसायन जैसे आपका यूरिया हुआ, डाया, डीएपी, है ना, डाया जैसे मतलब डाया लोकल बोल देते हैं, डीएपी डायमोनियम फोस्फेट हो गया, एमओपी, एसओपी, फिर कितने सारे और फर्टिलाइजर जिसे हम मिट्टी के अंदर उपयोग में लाते हैं। वो खेती जब रसायनों से होती है वो कौन सी बन जाती है? अजैविक खेती। तो आज होती तो ज्यादा अजैविक खेती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जरूरत है कि अजैविक खेती को किसमें बदला जाए? जैविक खेती के अंदर बदला जाए। अगर हम जैविक खेती के अंदर बदल देंगे उसे, तो उससे क्या हो जाएगा? हमारी फसलों को तो फायदा होगा ही होगा, हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं होगा, हमारे पानी को नुकसान नहीं होगा, हमारे वातावरण को भी नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए हमें जरूरत है कि हम अजैविक खेती से किसकी तरफ बढ़े? जैविक खेती की तरफ। तो जैविक खेती कहा गया उत्पादन की ऐसी तकनीक जिसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक शाकनाशी, वृद्धि नियंत्रक काम में नहीं लेते। वृद्धि नियंत्रक का मतलब क्या हो? जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। शाकनाशी का मतलब क्या हो? जो वीडीसाइड है। मतलब कोई भी रसायन उपयोग में नहीं लाना। जैविक खेती में केवल कार्बनिक खाद्य, मतलब जो मैन्योर था आपका,
जैविक कीटनाशी है ना, आपके जो क्या हो गए बायो वाले, मतलब जो आपके क्या है एनवायरमेंट से, नेचर से, हमें हमारी किससे मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। तो कहा गया जैविक खेतों में केवल कार्बनिक खादें, जैविक कीटनाशी, जैविक शाकनाशी ही काम में लेते हैं। सब्जियों में 5 से 7.5 टन पर हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। अब दोनों बातें आप सारे बच्चे जो पढ़ो तो अपना नोटबुक और पेन साथ लेके बैठा हो, कॉपी और पेन को साथ लिया करो। यहां पे क्या बोला, सब्जियों के लिए 5 से 7.5 टन एक हेक्टेयर में क्या डालना है, वर्मी कंपोस्ट। ये तो वर्मी कंपोस्ट की बात है। अगर खादों की बात की जाए, मेन्योर की बात कर ली जाए तो बच्चों उस टाइम पे कितना होता है, फिर आपका ये जो होता है ये 10 से 20 टन पर हेक्टेयर हो जाता है ना। वर्मी कंपोस्ट 5 से 7.5 टन है, लेकिन जैसे गोबर की खाद की बात करें, कंपोस्ट की बात करें, है ना, हरी खाद की बात करें, तो उस केस में हम कितना उपयोग में लाते हैं, 10 से 20 टन एक हेक्टेयर के अंदर। दोनों बातें याद कर ली। ओके, बोला गया फलदार पौधों में 5 किलोग्राम प्रति पौधा उपयोग में किया जाता है ना। जो आपका वर्मी कंपोस्ट है, फलदार पौधे जो है, एक पौधे में 5 किलो डालो। फूलों की क्यारियों में 1 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर में वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, ठीक है। उसके बोला गेहूं, मक्का, बाजरा आदि में 5 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कंपोस्ट उपयोग में किया जाता है ना। ये अलग अलग के लिए। फिर बोला गया राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र जो है बच्चों, ये कहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये कौन सा आपका राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम जो है वो कौन से सन में स्टार्ट हुआ था, कौन से सन में शुरू हुआ था, 2000 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। विश्व में सर्वाधिक जैविक खेती की बात करें तो ये कौन से देश में होती है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहां पे होती है। भारत में जैविक खेती का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो कहां पे है, वो आपका मध्य प्रदेश है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत इजी है। अब चैट के अंदर फिर से आंसर लिखो। अगर बात करें भारत का प्रथम राज्य जो पूर्णतः ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती के अंडर में आ गया है ना, उसने क्या कर लिया है, अपने यहाँ पे पूर्णतः जैविक खेती शुरू कर दी है, वो कौन सा राज्य है। आंसर मेरे पीछे लिखा हुआ है, बट आप बच्चों से पूछना चाहता हूं ताकि पता चले कि आप कितना पढ़ते हैं। तो हमारा जो भारत देश है, भारत देश के अंदर जो अलग अलग राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनमें से एक राज्य ऐसा आगे आया जिसने अपने यहाँ पे जैविक खेती जो है वो लेके आए है ना, और जैविक खेती के अंदर उन्होंने पूरा राज्य जो है वो जैविक खेती करता है। ये जो हमारा राज्य है इसका नाम आप मुझे बता दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पीछे लिखा ही हुआ है ना। चलो आप सब समझदार बच्चे हैं यार, कोई भी गलत नहीं बोल रहा है ना। ये जो है ये कौन सा है, ये सिक्किम है। एक हमारे हेमंत पूनिया भाई साहब हैं, इन्होंने पंजाब कह दिया है। सर पंजाब आपको बता दो, पंजाब पहला नहीं, पंजाब लास्ट भी नहीं बन पाएगा। जैविक खेती को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों में लेके आना जहां पे उत्पादन ज्यादा होता है, ये बहुत मुश्किल है। तो पंजाब का भी आंसर नहीं आ सकता, बट कोई बात नहीं, आपने गलत लिखा, अब आपको याद रह जाएगा। बाकी सब बच्चे ठीक लिख रहे हैं। जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिक्किम आएगा, ठीक है। तो जब बात करते हैं किसकी, कहा गया ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे ज्यादा। भारत में जैविक खेती में सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो कहां पे है, क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। पूर्णतः जैविक राज्य जो है वो पहला कौन सा है हमारा, आपने बता ही दिया। ऐसी मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा भार के अनुसार 20% से अधिक हो उसे जैविक मिट्टी कहते हैं। ये भी याद रख लो, जैविक मिट्टी किसे बोलेंगे, जब भार के अनुसार मात्रा जो है 20% से अधिक हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे होंगे, उसको शुरू करते हैं, जैविक उर्वरकों को। बट बच्चों जैविक उर्वरक समझने से पहले ना यार थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। बस एक काम कर लो, अगर ईयरफोन लगाए हुआ है ना तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो। क्यों बढ़ा लो, आपको बाहर की आवाज ना सुने 5 मिनट के लिए, बस समझ जाओ एक बार कि जैविक उर्वरक होते क्या हैं। उसके बाद जो वर्ड आएंगे ना फिर आपको सब याद होते जाएंगे, लेकिन पहले समझना पड़ेगा जैविक उर्वरक है क्या। बढ़ा लिया वॉल्यूम, करूं स्टार्ट, ओके। चलो अब ध्यान से सुनो, हमारी एक मिट्टी होती है, सारे लोग जानते हैं। मिट्टी के अंदर क्या होता है, मिट्टी के अंदर हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। कौन से सर, ये वाले सूक्ष्म जीवाणु। देखो ऐसे होता है ना, आपकी मिट्टी है पूरी की पूरी, उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं बच्चों, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं।
अब हम ये भी जानते हैं कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं हमारी मृदा के अंदर, इनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? इनको जीवित रहने के लिए पानी भी चाहिए और इनको हवा भी चाहिए। मिट्टी में से हवा का आदान प्रदान भी होना चाहिए और हवा के आदान प्रदान के साथ उन्हें पानी भी चाहिए। ठीक है, अब जब बात करेंगे इन सूक्ष्म जीवों की, अगर आपने डाला वहां पे यूरिया, तो यूरिया क्या है? रसायन है जो अपने आप में क्या होता है? जो अपने आप में नुकसान करता है, क्योंकि जहरीला है ना, वो इनको मारेगा जाके। लेकिन हमें इन्हें मारना नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उन रसायनों की जगह पे क्या यूज करते हैं? उन रसायनों की जगह पे ऐसे उर्वरक यूज करते हैं जो इन्हीं के बने हुए हैं। ये क्या मतलब सर? इन्हीं के बने का मतलब क्या हुआ? समझाता हूं। देखो, जैसे आपने जैविक उर्वरकों के नाम पे सुना होगा, क्या सुना होगा आपने? जैविक उर्वरकों के नाम पे आपने सबसे जो कॉमन नाम है वो सुना होगा राइजोबियम। मैं आगे आपको राइजोबियम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, बट आप बस इतना चाहता हूं कि आप पहले समझ जाओ कि जैविक उर्वरक है क्या। तो बच्चों, राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम ना इन्हीं में से एक होता है। जो मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं ना, दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? राइजोबियम। लेकिन सर ये तो जीवाणु है, आप तो कह रहे हो ये हमारा जैविक उर्वरक है। बच्चों, ये जीवाणु भी है, ये जैविक उर्वरक भी है। कैसे? अब समझाता हूं। आपने देखा होगा आजकल, आप अगर राजस्थान से नहीं भी हैं तो आपने बाकी राज्यों वाले बच्चों ने सुना होगा, आजकल टिड्डी का जो आक्रमण है बहुत ज्यादा हो रहा है ना। टिड्डी का आक्रमण जो नुकसान क्यों करता है? क्योंकि टिड्डी 1, 2, 10, 12 नहीं, लाखों की संख्या में आ जाती है और वो क्या करती है? हमारी फसलों को खा जाती है, हमारी फसलों को नुकसान करती है। ठीक है, अब जब मैंने राइजोबियम जीवाणु की बात करी, वो जो जड़ों के अंदर है ना, वो जीवाणु है, क्या वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, नेचर में, हमारी नेचर जो है, हमारी प्रकृति जो है, यहाँ पे जितने भी जीव जंतु है अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, है ना। अब जब बात करेंगे राइजोबियम जो जीवाणु है, ये भी अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, है ना, लेकिन बढ़ाएगा प्राकृतिक तरीके से। लेकिन हमने क्या किया? जब इसे बायो फर्टिलाइजर बनाया तो इसकी जनसंख्या को कृत्रिम तरीकों से लैब के अंदर हमने क्या कर दिया? बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, बहुत सारे बैक्टीरिया लेके आ गए। तो ये मानो कि आपकी मिट्टी की बात करूं, जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण ले रहा हूं समझाने के लिए, कि मानो आपकी मिट्टी के अंदर क्या है? 1000 राइजोबियम है। ठीक है, ये 1000 राइजोबियम मिलके क्या करते हैं? नत्रजन स्थिरीकरण करते हैं, वातावरण का नत्रजन लेके आपके पौधों को देते हैं। आज मैंने क्या किया? मैं बाजार में गया, मैंने बोला सर मुझे बायो फर्टिलाइजर जैविक उर्वरक दे दो राइजोबियम। उसने दिया, उसके अंदर कितने जीवाणु हैं? उसके अंदर 10,000 जीवाणु हैं। अब मुझे यस और नो लिख के बताओ, ये 1000 जीवाणु जितना फायदा मुझे मिट्टी में कर रहे थे, अब 1000 का 10 गुना हो गया 10,000, तो क्या अब मिट्टी में आके वो 10 गुना फायदा मुझे देंगे? क्योंकि 1000 जो थे वो फायदा कर रहे थे, आज मेरी मिट्टी में बाजार से लाके कितने डाल दिए? 10,000 डाल दिए। तो क्या 10 गुना फायदा, जितना फायदा पहले मुझे 1000 जीवाणु से हो रहा था, क्या अब 10,000 जीवाणु से होगा? मुझे बस यस और नो लिख के बता दो, उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप समझ जाओगे कि आपकी जो जैविक उर्वरक है वो क्या होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर की बात करता हूं, ये क्या होते हैं? ये वही जीवाणु, वही शैवाल, वही कवक हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर हमारे पौधों को फायदा देते हैं, और हम क्या करते हैं? इसी फायदे को बढ़ाने के लिए उनकी जनसंख्या को बढ़ा देते हैं हमारी मिट्टी के अंदर, है ना। कहां से लेके आता है? लैब में बढ़ाते हैं जनसंख्या, और लैब में जनसंख्या बढ़ा के लाके मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, हमारे बीजों के साथ मिक्स करके डाल देते हैं। जैसे मर्जी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिट्टी के अंदर जब गए, है ना, वो बढ़ी हुई जनसंख्या, तो वो जाके उन्हें ज्यादा फायदा करेगी। जितना फायदा पहले हो रहा था उससे ज्यादा फायदा अब होगा। तो ये जो जीवाणु है, इनसे जो उर्वरक बनाए गए उस लैब के अंदर, वो जो आप लेके आए, उन्हें हम कह देते हैं जैविक उर्वरक। अब यस और नो लिख दो फाइनल दोबारा से। क्या आपको जैविक उर्वरक शब्द जो है ये आपको समझ आ गया? जैविक उर्वरक शब्द समझ आया? ओके, चलो ठीक है। मैंने पूछा कि जब 1000 जीवाणु जो हैं वो मिट्टी के अंदर जाके फायदा करेंगे,
तो 10,000 जीवाणु क्या 10 गुना फायदा करेंगे। हेमंत पूनिया जी पहले कह रहे थे पंजाब पहला राज्य है जी जो ऑर्गेनिक है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं फायदा करें। हेमंत पूनिया जी आपसे मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं सर, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करें। एक प्रश्न तो गलत हुआ, आपने दूसरा भी गलत कर दिया, ऐसे नहीं काम चलेगा। थोड़ा ध्यान रखें, जो लोग नो लिख पा रहे हैं बच्चों, नो नहीं, सिंपल सी बात है ना। अगर आप ये बोलो कि आपको क्या होता है, एग्जाम्पल लेता हूं कोई भी, है ना, अगर आपको रोटियां खानी है 3, है ना, आपने एक रोटी खाई, आपने कहा कि सर मेरा शरीर है, ये शरीर की आवश्यकता है, एक रोटी खाने से मुझे फायदा हुआ, तो 2 रोटी खाने से डबल फायदा होगा ना, 3 खाने से ट्रिपल फायदा होने वाला है आपको, है ना। 4-5 खाएंगे तो अलग बात है, लेकिन जितनी चाहिए उतनी खानी पड़ेगी ना। तो ये जीवाणु हमारी मृदा के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। ये जितने अंदर ज्यादा होंगे, इनकी जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतना हमारे पौधों के लिए फायदा होगा, क्योंकि आजकल यही तो नुकसान हो रहा है। हम डीएपी, यूरिया, एमओपी, एसओपी डाल डाल के, मिट्टी में रसायन डाल डाल के मिट्टी को जहरीला करते जा रहे हैं और इनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। तो जो जीवाणु हमारे लाभदायक हैं, है ना, हमारे लाभदायक जीवाणु मृदा के अंदर कम होते जा रहे हैं, लेकिन जैविक उर्वरकों को यूज करके उन्हीं की जनसंख्या हम बढ़ा रहे हैं। तो जो पहले कम हो गई थी वो हम बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, 100% हमें फायदा होगा। समझ पाए बात को? चलो अब सब लोग समझ गए हैं, आप जैविक उर्वरक भी समझ गए, बिकॉज सब लोग यस लिख रहे हैं। तो जैविक उर्वरक की जब बात करेंगे तो जैविक उर्वरक आपके क्यों है ना, जैविक उर्वरक आपके क्या है, जब बात करेंगे जैविक उर्वरकों की तो ये वो उर्वरक हैं जो आपके जीवाणुओं, कवकों और शैवालों से बनाए गए हैं। तो ये मानिए कि वो प्राकृतिक ही है सब कुछ, लेकिन बस उसे लैब के अंदर जनसंख्या को बढ़ा के फिर से मिट्टी के अंदर उपयोग में लाया गया है। इसे मिट्टी के अंदर उपयोग में लाने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। इसे सीधा मिट्टी के अंदर भी यूज किया जाता है। इसे क्या करते हैं हम, इसे हम जो आपका जड़ों का, है ना, जड़ें होती हैं, जो बीज होते हैं, उनके साथ मिक्स करके, मतलब जिसे सीड ट्रीटमेंट या रूट ट्रीटमेंट हम बोल देते हैं, उसकी तरह भी यूज करते हैं। उसकी बात भी हम करेंगे। बट आप समझ गए जैविक उर्वरक क्या होता है, अब आगे बात करते हैं। कहा गया पौधों के समुचित विकास के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक पोषक तत्व है ना। हमारे पौधों का विकास करना है तो नाइट्रोजन जो है वो आपको पता है मुख्य पोषक तत्व है। कहा गया रासायनिक उर्वरकों के अलावा शैवाल तथा जीवाणु की कुछ प्रजातियां वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा तथा पौधों को देती है और फसल के उत्पादकता में वृद्धि करती है। ये जो जीवाणु होते हैं ना, ये जो राइजोबियम है ना, ये जीवाणु क्या करते हैं, हमारे जो वायुमंडल के अंदर, आपको पता होगा हमारे वायुमंडल के अंदर बहुत सारी नाइट्रोजन है, बहुत सारी नाइट्रोजन है, लेकिन उसे हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं, है ना। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, जो वातावरण, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको लेके मिट्टी के अंदर डालते हैं, और फिर जब वो मिट्टी के अंदर आ गई तो हमारे पौधे उसे ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट लिखा गया यहाँ पे, इस क्रिया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर जैविक नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कह देते हैं। जब वायुमंडल से वो नाइट्रोजन को लेके हमारी मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इन सूक्ष्म जीवाणुओं को ही जैव उर्वरक कहते हैं। ये छोटे छोटे जीवाणु है ना, इनको क्या कहते हैं, इन छोटे छोटे जीवाणुओं को हम क्या बोल देते हैं, इनको जैव उर्वरक बोलते हैं। बहुत सारे हमने मिट्टी में उपयोग में ला दिए तो वो क्या होते हैं, हमारे जैव उर्वरक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया क्या होते हैं, इन्हें क्या चाहिए और क्या हम उसे बाहर से ला के देते हैं। जैविक उर्वरक क्लियर हो गया सभी को। आगे देखते हैं क्या लिखा गया। बोला गया मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव एवं रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटाया है। सारे लोग जानते हैं इस बात को। जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार के मिट्टी जनित रोगों को नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं ना। हमारे जो जैविक उर्वरक हैं ये क्या करते हैं, जो मिट्टी के अंदर रोग हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण में लाते हैं। इसके अतिरिक्त जैविक उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता और इसका कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता, है ना। तो जब बात करेंगे, क्या बात करेंगे आपके जैविक उर्वरकों की, तो इनसे हमारी मिट्टी प्रदूषित नहीं होती है और इसका कोई भी नुकसान या फिर दुष्परिणाम जो है हमारी मिट्टी को नहीं होता। अब बात करते हैं जीवाणु खाद या जैव उर्वरक निम्न प्रकार के उपलब्ध है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहें तो इसे लिख लें। अगर नोटबुक है आपके पास, सबसे अच्छा तो यही होता है कि लिख लो,
क्योंकि लिखने से जल्दी याद होता है, पर क्या करें आजकल हमारे जो बच्चे हैं बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट में ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं नहीं करता भाई, मैं गांव वाला बंदा हूं, मेरे को वो साधारण तरीके आते हैं ताकि मेरा बच्चा चयनित हो सके, सिलेक्शन करवा सके। तो मैं तो यही बोलूँगा, लिख लो, मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ आपके। कहा गया जीवाणु खाद या जैव उर्वरक निम्न प्रकार के उपलब्ध है। कौन कौन से होते हैं बच्चों? राइजोबियम कल्चर है, एजोटोबैक्टर कल्चर है, एजोस्पायरम कल्चर है। ये कल्चर वर्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि इससे लैब के अंदर इनकी जनसंख्या को बढ़ाया गया ना, इसलिए उसे कल्चर बोल देते हैं। नेक्स्ट बोला गया नील हरित शैवाल या फिर जिसे BGA ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया जाता है। उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया फॉस्फोटिका कल्चर हो गया, फिर आपका एजोला फर्न हो गया, माइकोराइजा हो गया, या फिर आपका ट्राइकोडर्मा हो गया। आप चाहें तो लिख लें इसे। ये सारे के सारे जो हैं बच्चों, ये सारे हमारे क्या है? जैव उर्वरक है। ये जैविक उर्वरक है, अलग अलग जैविक उर्वरक हैं जिन्हें क्या किया जा रहा है? उपयोग में लाया जा रहा है। समझ गए है? चलो आगे चलेंगे। आगे जाने से पहले फिर से एक बात बोल देंगे सब बच्चों को, आप जो भी बातें लिख रहे हैं आप लेक्चर के ख़त्म होने पे लास्ट में लिखना। मैं सब बातों को आंसर करके जाऊंगा, लेकिन अब आप लिखेंगे सुल्तानपुर के अंदर ब्रांच है हमारी कि नहीं? हमारी ब्रांच है, लेकिन चलते हुए लेक्चर को आप प्लीज़ बीच में डिस्टर्ब ना करें। मैं पहले ही बता चुका, मैं सिर्फ क्लास में पढ़ाने के लिए आता हूं, तो इसलिए कि मेरा बच्चा सब कुछ सीख पाए। तो आपसे फिर से मेरा सविनय निवेदन है कि आप लोग अभी शांत रहें, पढ़ाई करते रहें, इस चैट वाले ऑप्शन को बंद कर दें। क्योंकि मैंने ये भी देखा बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ने नहीं आते हैं, चैट करने आते हैं। तो चैट आप व्हाट्सएप पे अपनी गर्लफ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ कर लीजिए, हमारे साथ मत कीजिए। हम नहीं करते हैं ये, हम पढ़ाने वाला काम करते हैं। तो प्लीज़ शांत रहें, ये गलत चीज़ आप जो लिखते रहते हैं सारा कुछ। शांत रहें, आराम से, है ना, समझते रहें, पढ़ते रहें। तो जीवाणु खाद या जैव उर्वरक जो है निम्न प्रकार उपलब्ध है। राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर कल्चर, एजोस्पायरम, नील हरी शैवाल, फॉस्फोटिक कल्चर, एजोला फर्न, माइकोराइजा और आपका ट्राइकोडर्मा। ये सारे की सारी हमारी क्या होती हैं? ये हमारे जैव उर्वरक। क्या कहा गया? अलग अलग फसलों के लिए राइजोबियम जीवाणु खाद के अलग अलग पैकेट उपलब्ध है तथा इन फसलों में प्रयोग किया जाए। कौन सी? दलहनी फसलों में, जिनमें मेजरली मुख्यतः हम यूज करते हैं मूंग, उड़द, अरहर, चना, मटर, मसूर इत्यादि। तिलहनी फसलों में मूंगफली और सोयाबीन में यूज किया जाता है, और अन्य फसलें रिजिका, बरसीम और गवार के अंदर हम यूज करते हैं। अब आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से जीवाणु और कौन कौन सी फसल के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये सबसे मुख्य पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इनको ध्यान से सुनना। मैंने आपको समझा तो दिया ये क्या होते हैं, लेकिन किस फसल में कौन कौन से यूज किया जाता है। मैं राइजोबियम बोल रहा था, कोई बच्चा ट्राइकोडर्मा बोल रहा था, कोई बच्चा एजोटोबैक्टर बोल रहा था, सब बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाओ। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, फसल का नाम और फिर जीवाणु का नाम है। दलहनी फसलों के लिए कौन होता है भाई? दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम होता है। मैं अच्छे से पढ़ाने वाला हूं राइजोबियम क्या है, एक बार के लिए बस याद कर लो। दलहनी फसलों के लिए क्या है? राइजोबियम। फिर अन्य वाली जो फसलें हैं उनके लिए क्या होता है? एजोटोबैक्टर, है ना। उसके साथ साथ क्या होता है? एजोस्पाइरलम होता है। फिर आपका एसिटोबैक्टर होता है। चावल या धान की, चावल और धान एक ही बात है ना, उसकी बात करें तो वहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नीली हरी शैवाल जिसे हम क्या देते हैं, उसको प्रयोग में लाया जाता है ना। तो ये तो हमारे जीवाणु थे जो क्या करते हैं? नत्रजन यौगिकीकरण होते हैं, है ना। अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग जीवाणु वाली खादों को उपयोग में लाया जाता है, लेकिन ये वो थे जो क्या थे? नत्रजन स्थिरीकरण करते हैं। अब अगली बात करते हैं कि नत्रजन स्थिरीकरण वाली बात तो होगी सर, फास्फोरस और पोटाश के लिए भी कोई होते हैं क्या? बिल्कुल, फास्फोरस और पोटाश के लिए भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, फास्फोरस की बात की जाए तो बोला गया घुलनशीलता के लिए, फास्फोरस को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, घुलनशील करने के लिए आपके क्या है? बोला गया एस्परजिलस है, फिर आपका पेनिसिलिन है, फिर बोला स्यूडोमोनास है, फिर आपका बैसिलस इत्यादि, ये आपके फास्फोरस के लिए। फिर बोला गया पोटाश वह लोहा घुलनशीलता के लिए क्या यूज करते हैं? बैसिलस यूज करते हैं, फ्रेचूरिया यूज करते हैं, या फिर आपका एसिटोबैक्टर जो है बच्चों उसे यूज किया जाता है। राइट। आगे बोला गया सहजीवी जीवाणु। अब ध्यान से समझना पड़ेगा, सिम्बायोटिक, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? आपका राइजोबियम। अब ध्यान से सुनो बातों को यार। जब राइजोबियम की बात करते हैं, हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि राइजोबियम हम यूज करते हैं दलहनी फसलों में। पता है कैसे काम करते हैं? तुम्हारे फ्रेंड की बात करते हैं, तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है क्या? नाम लो एक बार उसका, लिखना नहीं चैट में, बस ना। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? ओके, तुम दोनों साथ रहते हो ना, जो भी बेस्ट फ्रेंड हो, चलो तुम ना ऐसे रहते हो, है ना, दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, साथ साथ रहते हो। तो ऐसे ही कुछ बेस्ट फ्रेंड है। कौन? दलहनी फसलें और राइजोबियम एक साथ बहुत खुश रहते हैं, इनकी तरह जैसे ये खुश हैं इस टाइम पे, है ना। वो कहते हैं भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है बच्चों।
कैसे फायदा होता है आप ध्यान से समझो। आप, मैं जो सामने दिखा रहा हूं ये सिर्फ आपको इसलिए कि आपको याद रहे। हो गया, समझ आ गया। आप अपना एग्जाम्पल ले लो या फिर इसका एग्जाम्पल ले लो, ये दोनों फ्रेंड है, ठीक है। अब ये दोनों फ्रेंड एक साथ रहने थे, ये कहता है कि तेरे साथ होने से मुझे फायदा होता है, और ये वाला कहता है कि मुझे तेरे साथ रहने से, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। ये जीवित तो है लेकिन साथ रह के सह फॉर्म के अंदर, मतलब सहजीवी है, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे ही हमारी जो दलहनी फसलें होती है और हमारे क्या होते हैं, दलहनी फसलों के साथ साथ जो हमारे क्या होते हैं, राइजोबियम होता है। तो दलहनी फसलें और राइजोबियम इनकी तरह बेस्ट फ्रेंड है, दोनों साथ में रहना पसंद करते हैं। तो साथ में रहते तो खुश रहते हैं, एक दूसरे को फायदा भी करते रहते हैं। अब कैसे साथ उसकी बात करते हैं, देखो ये जो आप देख पा रहे हो ये है आपकी राइजोबियम, सॉरी राइजोबियम नहीं, ये है आपकी दलहनी फसलों की जड़ें, है ना। इन जड़ों के अंदर क्या होती है, गांठें होती है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इन जड़ों के अंदर क्या होती है, इन जड़ों के अंदर गांठें होती हैं, कुछ ऐसी देख पा रहे हो ना, ऐसे ऐसे गांठें होती हैं इन जड़ों के अंदर। और इन गांठें जो होती हैं इनके अंदर कौन रहता है, इनके अंदर वही रहता है जो इनका बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड कौन है इनका, डेफिनेटली इनका बेस्ट फ्रेंड है राइजोबियम। तो राइजोबियम इन गांठों के अंदर, जड़ों के अंदर गांठें बना के रहता है। उन गांठों के अंदर रहने से राइजोबियम क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन लेके उसे दे रहा होता है, तो उससे पौधे को फायदा होता है। और आपका जो क्या है, जो आपका राइजोबियम जीवाणु है उससे रहने के लिए आश्रय मिल रहा है, तो उसे भी फायदा हो गया। तो दलहनी फसलों को राइजोबियम से फायदा हो रहा है और राइजोबियम को दलहनी फसलों से फायदा हो रहा है, और दोनों एक साथ ही रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना। तो राइजोबियम हमेशा कहां पे होगा, दलहनी फसलों के अंदर होगा। अब समझ गए होंगे, अब अलग अलग प्रकार के राइजोबियम अलग अलग फसलों के अंदर पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से, अच्छे से याद कर लो। राइजोबियम मेलिलोटाई जो है ये रिज्का और मेथी के अंदर, राइजोबियम जैपोनिकम या जापोनिकम बोल दो ये किसके अंदर, सोयाबीन के अंदर। फिर राइजोबियम ट्रिफ्लाई या ट्राइफोलाई बोल दो ये किसके अंदर, आपका बरसीम के अंदर उपयोग में लाया जाता है। आगे बात करते हैं राइजोबियम कल्चर की। राइजोबियम कल्चर का मतलब क्या होता है, हम जो राइजोबियम है ना, उसको क्या करते हैं, मिट्टी में सीधा नहीं डालते, बीजों के साथ प्रयोग में लाते हैं, है ना। कि आपने एक बर्तन के अंदर बीज डाल दिए, फिर क्या कर दिया, राइजोबियम कल्चर को डाल दिया। राइजोबियम कल्चर का मतलब क्या है, वो जो जीवाणु है सारे के सारे जो पैक होके आए हैं, है ना, इनको डाल दिया, उसके बाद फिर मिक्स कर दिया, सीड के साथ मिश्रित कर दिया, इसे मिक्स कर दिया उसे, और फिर उसे सीड को उपयोग में लेके आएंगे। तो वो जो आपने मिक्स किया वो क्या था, राइजोबियम कल्चर था। बोला गया सभी दलहनी फसलों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती है, इनमें राइजोबियम जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु हवा में नाइट्रोजन लेकर पौधों को खाद के रूप में प्रदान करते हैं। राइजोबियम कल्चर एक जीवाणु खाद है जिसमें हवा से नाइट्रोजन लेने वाले जीवाणु काफी संख्या में रहते हैं। इससे दलहन की उपज में वृद्धि होती है। वृद्धि के लिए बीज को उपचारित करने में प्रयोग में लाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बीज का जो उपचार है वो इससे कर देते हैं, बीज को उपचारित हम इससे कर देते हैं। बीज को क्या कहता है, इसका मिक्स कर दिया जाता है, तो मिक्स करने का मतलब उपचारित कर दिया, फिर बीज को प्रयोग में लाया जाता है। तो बच्चों ये तो बात थी राइजोबियम की। अगली बात करते हैं जोटोबैक्टर की। जोटोबैक्टर के क्या बोला गया, कहा गया दलहन को छोड़कर बाकी सभी फसलों में, दलहनी के लिए तो क्या है, राइजोबियम है, दलहनी को छोड़ के जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं, अनाज तिलहन आदि के साथ असहजीवी, मतलब सहजीवी नहीं है। ये सहजीवी का मतलब जो बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे वाले एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो राइजोबियम और आपका जो लेग्यूम है ना, जो राइजियम और दलहनी फसलें वो तो बेस्ट फ्रेंड है, सहजीवी है। लेकिन इधर ये जो है ना सारे, ये ज्यादा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो ये सहजीवी नहीं है बच्चों, ये क्या है, असहजीवी। समझ पाए बात को। एजोस्पाइलम की बात करते हैं, ज्वार और गन्ना के अंदर इसे यूज किया जाता है। एजोला और नील हरी शैवाल की बात करेंगे बच्चों, इसे कहां पे यूज करते हैं, धान के अंदर। फास्फोरस घुलनशील जीवाणु जो है, पीएसबी, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु जो है, ये क्या होगा आपका, स्यूडोमोनास बेसिलस आदि हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद वैम क्या आपका, वेस्कुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा, ये क्या होता है, ये कवक है ना। ये एक कवक है जो फास्फोरस की अचलता बढ़ाती है, उसको अचल करती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अचलता बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फास्फोरस होता है ना, वो मिट्टी के अंदर यहां वहां हिलता नहीं है, जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता, उसका नेचर है। हमारे साथ भी होता है ना, कुछ बच्चे बहुत शैतान होते हैं, भागते रहते सारा दिन, कुछ आलसी होते हैं, है ना, वो बेड पे पड़े रहते हैं। आप देखो ना, क्लास भी जब ले रहे हो,
मैं तो देख नहीं पा रहा बट मैं सभी को जानता हूँ। आप में से मेजोरिटी बच्चे जो प्रॉपरली बैठे हुए हैं, है ना, और वो आराम से क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी है जो भैंस का दूध पी के बेड पे पड़ जाते हैं। तो अलग अलग नेचर है भाई, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आप बेड पे पड़े हैं तो क्या कर सकते हैं, है ना, आपकी इच्छाओं पे निर्भर करता है ये तो कि आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो जाग के और बैठ के अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर टाइम पास कर लेते हैं, सर पढ़ा दो ऐसे, है ना, वो वाला है, तो तब भी तुम्हारी मर्जी है। बट बात ये कि अपना अपना नेचर होता है, हर किसी की अपनी प्रकृति है। तो ऐसे ही होता है, जो फास्फोरस है उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो मिट्टी के अंदर रह के हिलता डुलता नहीं है, यहां वहां नहीं जाता, वो है ना, यहां वहां नहीं जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जब वो यहां वहां नहीं जाता तो पौधों को उसकी उपलब्धता, जो अवेलेबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अवेलेबिलिटी जब कम हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, नुकसान होता है, वो सारा मिल नहीं पाता। मिट्टी के अंदर तो होता है लेकिन मिलता नहीं है। तो ये जो है ना, ये अगर उसकी अचलता को बढ़ा रहा है, उसकी मोबिलिटी मतलब यहां वहां जाने को बढ़ा देता है। चलिए, तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, जो किस पे था, आपका बायो फर्टिलाइजर पे। मैंने ट्राई किया, मैंने कोशिश की आपको समझा पाऊं। अगर नहीं समझा पाया होगा तो मुझे प्लीज माफ करना। कोई गलतियां रही हो लेक्चर में तो आप चैट बॉक्स के अंदर लिखना। हम अगली बार जब आएंगे आपके सामने तो अपनी गलतियों को कोशिश करेंगे कि उसे सुधारा जा सके, है ना। पढ़ाते टाइम गलतियां होना नेचुरल सी बात है। जो लिखा गया और जो पढ़ाया गया वो तो गलत नहीं है, बट ये कि पढ़ाते टाइम आपको समझ में उतने अच्छे से आता है कि नहीं आता, वो हमारी गलतियां हो सकती है। तो हमारी ऐसी कोई गलती है तो हमें हमारी गलतियों के बारे में अवगत करवाए, ताकि अगले लेक्चर के अंदर हम उन्हीं गलतियों को सुधार के आपकी पढ़ाई जो उसे ज़्यादा अच्छे से करवा सके। अब जो आपके डाउट्स आ रहे थे, बीच में आ रहा था कि सुल्तानपुर में ब्रांच है कि नहीं, आप खुद देखो, अच्छा भला लेक्चर चल रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, बीच में किसी ने ठोक दिया सुल्तानपुर ब्रांच लेके आओ, है ना। तो सारे लोग ध्यान रखें यार, ब्रांच सुल्तानपुर है हमारी, है ना, आपको बताएंगे। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, सुल्तानपुर ब्रांच भी, मैं सारी ब्रांचेस क्लियर कर देता हूँ। हम जो हैं, हमारी स्टार्टिंग हुई पंजाब चंडीगढ़ से, है ना। हमारी ब्रांच चंडीगढ़ और बठिंडा के अंदर है, 2 ब्रांचेस। पंजाब के बाद राजस्थान हमारी 2 ब्रांचेस है, जयपुर और श्री गंगानगर 4 ब्रांचेस। 4 के बाद चलते हैं यूपी में। यूपी के अंदर हमारी 3 ब्रांचेस है, कानपुर, इलाहाबाद, उसके बाद तीसरी है सुल्तानपुर, 7 ब्रांचेस। उसके बाद एमपी के अंदर चलते हैं। एमपी में हमारी 2 ब्रांचेस है, कहाँ पे, इंदौर और सागर मध्य प्रदेश के अंदर 9 ब्रांचेस। इसके बाद हम कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर पुणे और औरंगाबाद के अंदर 11 ब्रांचेस। तो टोटली हमारी इस टाइम पे जो है 11 ब्रांचेस हैं। हम ग्वालियर के अंदर भी डिस्कशन में, वहां भी ब्रांच खोलने वाले हैं। जबलपुर भी हमारा चल रहा है, वहां भी करने वाले हैं। हैदराबाद तो मेरा बहुत टाइम से चल रहा है, वहां भी हम खोलने वाले हैं, लेकिन कोरोना के कारण काफी कुछ हमारा पेंडिंग चल रहा है। बट अभी के लिए भारत देश में हम 11 अलग अलग जगहों पे स्थित है, लोकेटेड है। आपको किसी भी ब्रांच के बारे में इंक्वायरी करनी होगी तो आप किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे सभी ब्रांचेस के नंबर दिए गए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कमल गुर्जर जी की बात पे आते हैं। कमल गुर्जर जी ने कमेंट बहुत बार लिख दिया है, क्या करें, है ना। मैं पढ़ तो चुका था लेकिन क्लास के बीच में नहीं बता था। गुर्जर साहब ने लिखा था, सर खाद एवं उर्वरक से रिलेटेड योजनाएं कौन कौन सी हैं, आपने नहीं बताया अभी तक। मैंने पिछले संडे भी काफ़ी रिक्वेस्ट की थी। कमल गुर्जर जी, आप शायद राजस्थान से हैं, जहाँ से भी आप भारतवासी है। मैं ये जो लेक्चर लेके चल रहा हूँ इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे वो बच्चे जिन्होंने 12वीं कक्षा को पास किया है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश या राजस्थान से है, वो अपना जो यूजी एग्जाम जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए देने वाले हैं उसमें क्वालिफाई कर सकें। उस एग्जाम के अंदर ये सारी योजनाएं नहीं पूछी जाती है, तो इसीलिए मैंने इन लेक्चर्स के अंदर कवर नहीं किया। लेकिन फिर भी आपको चाहिए होगा तो नीचे 2 नंबर थे, शुरू वाली स्लाइड देखो, वहां पे नंबर है, आप उन लोगों को बोलना, वो आपको बता देंगे कि कहाँ से आप उन योजनाओं को समराइज फॉर्म में, संक्षिप्त रूप के अंदर स्टडी कर सकते हैं। बट क्लास में पढ़ाता तब जब पेपर में आएगा, तो ये जो योजनाएं हैं ये पेपर में तो नहीं आती हैं 12वीं के बाद वाले, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट बोला गया BHU टेलीग्राम यूजर नेम बताओ टेलीग्राम पे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से, आप टेलीग्राम पे जाए, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ सर्च करें, उसके बाद आपको वहां पे चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन करें। वहां हम हिंदी में भी, अंग्रेजी भाषा के अंदर सब कुछ पोस्ट करते रहते हैं, आपको उससे 100% हेल्प मिलेगी। चलो, अब कोई डाउट रहेगा किसी का तो प्लीज बोलें। सर जी वीक में 2 क्लासेस लो, है ना।
वी आर जाट लिखते हैं ऐसा। जाट साहब मेरा बस चले ना, मैं 2 नहीं सर 10 क्लासेस ले लूँ, बट क्या करूँ, मेरा स्केड्यूल ऐसा है। मैं आज का बताता हूँ आपको, है ना, आज आप देखना यूट्यूब पे 9 बजे एक और वीडियो आया हमारा, उसको हम सुबह 6 बजे से शूट कर रहे थे, सुबह 6 बजे। रात को 1 बजे सो के 5:30 फिर से यहाँ आना पड़ा, नींदें पूरी नहीं हुई, सुबह से नहाया भी नहीं हुआ भाई साहब, ऐसे कंगा करके आ गया था। क्या करें यार, है ना, टाइम नहीं मिल पाता। तो कुछ ऐसा है, हम तो 4 क्लासेस भी ले लें, बट हमारा थोड़ा सा स्केड्यूल बिजी है। पंजाब के अंदर एडीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही थी, तो उन बच्चों की क्लास मैंने रात ली थी 8 से 9:30 बजे तक। आप भी समझो 9:30 बजे तक कौन सा इंस्टीट्यूट क्लासेस लेता है, बट हम करते हैं क्योंकि हमें हमारे बच्चे प्यारे हैं, टाइम आए हम परवाह नहीं करते। तो 9:30 बजे हम फ्री होते हैं क्लासेस से, फिर ऑफिस का बचा हुआ काम करते हैं। रात को 11 साढ़े 11 का, कभी तो हम 12-1 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, और फिर सुबह 6 बजे फिर से 7 बजे आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो कुछ ऐसा है कि कोशिश तो हम करते हैं कि 2 बार दे, लेकिन आज भी देखो ना 10 बजे का टाइम है हर दिन का, लेकिन आज 11 बजे क्यों आए, क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए थे, काम पूरा ही नहीं हो पाया था। तो कोशिश करेंगे कि संडे से पहले एक और लेक्चर दे दें, लेकिन प्रॉमिस नहीं करूँगा इस बात का, क्योंकि वो थोड़ा सा इशू है। संजू जी ने लिखा है व्हाट इज द नेट इरिगेशन एरिया, बोला है, क्या बोला सर, 1 मिनट पढ़ लूँ। नेट इरिगेशन हेक्टेयर अंडर इरिगेशन एरिया, ओके सर। अगर बात करेंगे इरिगेशन के अंडर में जो इस टाइम पे एरिया वो है 70 मिलियन हेक्टेयर, है ना। अगर आप एरिया पूछ रहे हैं तो 70 मिलियन हेक्टेयर है, और परसेंटेज के अंदर पूछेंगे तो लगभग ये 49% है, लगभग, है ना। 49% सिंची क्षेत्र है, और अगर बोलेंगे कितना एरिया है तो ये है हमारा 70 मिलियन हेक्टेयर। पीजी के लिए मनराज गुर्जर साहब, पीजी के लिए हमारी क्लासेस चलती हैं सर, कोर्स भी अलग से अवेलेबल है। हम इन 12वीं वाले बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे तो हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया, लेकिन पीजी के लिए तो हम हर दिन क्लास लेते हैं 5 to 7, 2-2 घंटे के लंबे लंबे सेशन है, सब कवर करते हैं, टेस्ट भी, नोट्स भी, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, लाइव रिकॉर्डेड, सब फैसिलिटीज़ है। आप वेबसाइट विजिट करें www.agricoaching.in, वहाँ पे अलग अलग कोर्स हैं, आपको जो पसंद आए आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया, क्या बोला गया, ओके ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। आपकी चैट काफ़ी सारी होती जा रही है, तो थोड़े से क्वेश्चन पढ़ने मुश्किल है, बट आंसर बता के जाऊँगा। जब बात करते हैं, एक बच्चे ने कुछ ब्राउन मैन्योरिंग की इन्होंने लिखा है, ये एग्रियन योगेंद्रा, श्री 1008 योगी महाराज। अरे महाराज साहब, सबसे पहले तो आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। आप 1008 योगी महाराज हैं। महाराज जी ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, महाराज जी कहते हैं कि ब्राउन मैन्योरिंग क्या है। महाराज जी आपके तो चरणों में चरण स्पर्श, और आपको तो बताएंगे, आपको कैसे मना कर सकते हैं, आप तो 1008 हैं, है ना। महाराज जी कुछ ऐसा कि ब्राउन मैन्योरिंग की बात करेंगे, तो ब्राउन मैन्योरिंग जो है ना, ये एक टेक्निक है। किससे रिलेटेड है ये टेक्निक है जब हम क्या करते हैं, जो सस्बेनिया होता है ना, सस्बेनिया नाम सुना होगा आपने, है ना, ग्रीन मैन्योरिंग के अंदर सुना होगा आपने इसका नाम। जो सस्बेनिया है वो जो आपके धान की स्टैंडिंग क्रॉप है उसके अंदर यूज किया जाता है ना। तो सस्बेनिया जो है वो धान के अंदर जब यूज किया गया, वो एज अ हर्बिसाइड वहां पे काम करता है ना। हर्बिसाइड समझते हो, जैसे शाकनाशी कह देते हैं, तो वो क्या कहता है, हर्बिसाइड किसके, मैन्योरिंग के लिए हो जाता है ना। तो वो सस्बेनिया जो राइस क्रॉप के अंदर यूज हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन मैन्योरिंग बोल देते हैं। रोहित आर्या जी कहते हैं आपके जैसा कोई समझाने वाला नहीं। आर्या साहब, बस आप लोगों का प्यार है, पढ़ाना तो हमें नहीं आता, पढ़ाना आता होता तो कहीं अच्छी जगह में प्रोफेसर लगे होते, 20-30 हज़ार रुपये ले रहे होते, बट क्या करें, हमें किसी ने रखा ही नहीं। जहाँ जहाँ गए लोग बोलते ऐसे ऐसे पढ़ाओ, हमने कहा ऐसे तो पढ़ाएंगे ही नहीं, जैसे हमारा बच्चा समझेगा वैसे पढ़ाएंगे। तो फिर हम आगे यहाँ पे जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से पढ़ाते हैं, और आप बच्चे अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं तो इसीलिए आपको अच्छा लगता है। बट मैंने बोला कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी और अच्छा पढ़ाए। और कोई डाउट, काफ़ी सारे मैसेज आ गए, डोंट वरी, मैं पढ़ रहा हूँ आपके मैसेज, रिप्लाई भी करूँगा। वीक में 2 क्लासेस का मैंने बोल दिया। एमपी पैट के क्वेश्चन सर प्लीज़। हिमानी सिंह, मैं जो लेके चल रहा हूँ ये 12th के बाद की क्लासेस के लेके चल रहा हूँ, है ना। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन पर्टिकुलर चाहिए तो मैंने आपको बताया हमारी इंदौर ब्रांच जो है उसका नंबर नीचे है, आप इंदौर ब्रांच में कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन भी दे देंगे। नेक्स्ट बोला गया, मैंने संजू जी का आंसर कर दिया है। फिर क्या बोला गया है, कमल गुर्जर साहब जी, गुर्जर साहब थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। बस आपने कमेंट लिख दिया ना, इससे हमारा उत्साहवर्धन हो जाता है। हम अगली बार और जोश के साथ आएंगे और उत्साहवर्धन के साथ आएंगे कि आपको और अच्छे से पढ़ाएं। नेक्स्ट बोला गया, अगर सफल हो गए तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। मोस्ट वेलकम सर, आप आइए, हम आपके लिए रात के 1 बजे तक बैठे रहेंगे। आप जिस दिन आएंगे आपका वेट करूँगा मैं, और दुआ करूँगा कि आप सफल भी हों और जल्दी से हमारे पास मिलने के लिए आएँ।
सर जेबी क्लासेस का रिप्लाई नहीं आया है ना 2 घंटे के अंदर आएगा हमेशा रिप्लाई। आपने वहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, तो मैं आपकी उत्सुकता को समझते हुए ये भी सोच सकता हूँ कि आपने 3-4 मैसेज वहाँ भी ठोक दिए होंगे। तो आप जितने ज़्यादा मैसेज करेंगे रिप्लाई उतना लेट आएगा, है ना, क्योंकि रिप्लाई स्टार्ट होते हैं लास्ट नीचे से। आपने दोबारा मैसेज किया तो आपका मैसेज आएगा सबसे ऊपर, तो आप उतना ही लेट होते जाएंगे। इसलिए एक मैसेज करके 2 घंटे तक इंतजार करें, ऐसा मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया था। उसके बाद बोला गया एमएससी किस सब्जेक्ट से करें, मेरी माने तो एमएससी ना करें, क्योंकि कंपटीशन इतना है ना, क्यों पंगा लेते हैं। एमएससी करके क्या करना है, आईएएस बनना है, वो बीएससी के बाद भी बन जाओगे, है ना। अगर आपको साइंटिस्ट या रिसर्च में जाना हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना हो तो एमएससी करें, वरना मेरी शरेआम माने में यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, मेरे को 1 लाख लोग फॉलो करते हैं इंडिया में। एमएससी करने से फ़ायदे कम और नुकसान आज के समय में ज़्यादा है। ऐसे नहीं कहता एमएससी करना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट आज के समय में जब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, वैकेंसीज जो है, भर्तियां कम होती जा रही हैं, तो आपकी बीएससी करो और भर्तियों की तरफ बढ़ो ताकि आप सिलेक्शन करवा पाओ। और मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम तो एमएससी एंट्रेंस का कोर्स भी देते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी, हम तो दोनों तरफ पैसे ले लेते हैं, तो हमें क्या दिक्कत है। हम एमएससी भी सजेस्ट कर सकते हैं ना, लेकिन एमएससी से घाटे ज़्यादा है। तो जो लोग भी सुन रहे हैं मेरे हिसाब से एमएससी तरफ मत जाएं आप। एग्री फैक्ट कहते हैं मैंने आपकी क्लास पहली बार ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा यार, आपने एग्री फैक्ट लिखा हुआ है ना। आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैनल होगा, आप भी दूसरों की मदद करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि आप जैसे भाइयों और बहनों से मिलते रहें और उनकी हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। जयपुर ब्रांच में भी आप ही पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल मैं ही पढ़ाता हूँ। आपने शक्तिमान तो देखा हुआ है ना, देखा था ना गंगाधर शक्तिमान, बस मुझे बनना पड़ता है, गंगाधर भी मुझे बनना पड़ता है, शक्तिमान भी कभी बन जाता हूँ मैं। यहाँ भी पढ़ाता हूँ, वहाँ भी पढ़ाता हूँ यार। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्विज टेलीग्राम पर बिल्कुल आती है सर, चेक करें आप। कॉल मी बैक सर प्लीज़। मैं तो कॉल पिक नहीं करता, बैक तो क्या ही करूँगा। आप कॉल कर लें हमारे नंबर पे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको आंसर जरूर करेगा। सर बीएससी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, एएफओई कोचिंग कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली 3rd ईयर में आपको कोचिंग स्टार्ट करनी चाहिए। प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करने से क्या बेनिफिट है? जो गवर्नमेंट से बेनिफिट है वही प्राइवेट से बेनिफिट है, बस बेनिफिट गवर्नमेंट और प्राइवेट से नहीं है, बेनिफिट पढ़ाई करने से। पढ़ाई करेंगे तो फ़ायदा होगा, पढ़ाई नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट वाले भी धक्के खा सकते हैं। तो बस पढ़ाई करें, लगन से लगे रहें, मेहनत करने वालों को सफलता हमेशा मिलती है। ऐसा कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो मेहनत कर रही है, सफलता आपको 100% मिलेगी। फिर कोई और डाउट है क्या? आप टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया है ना। व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम कुछ करते ही नहीं, हम टेलीग्राम पे करते हैं ना। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए। आई वांट टू ऑल एग्रीकल्चर नोट्स। गुरु राठौड़ साहब हिंदी भाषा में लिख दें यार, अंग्रेजी में आपने गलत लिखा है। तो सर हिंदी में बहुत समझ आया अरे अंग्रेजी में भी समझ आता है, ऐसा नहीं है यार। चलो बाकी मैंने आंसर कर दिए। बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर एक साथ डाल सकते हैं फीड में? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं ना यार, लेकिन ये है कि आज फार्मर जो केमिकल फर्टिलाइजर डालता है ना, है ना, वो केमिकल फर्टिलाइजर को कम करने के लिए साथ साथ बायो फर्टिलाइजर डालता जा रहा है ना। तो फार्मर क्या कर सकता है, हमारा जो फार्मर है वो बायो फर्टिलाइजर की जगह पे, मतलब सॉरी केमिकल की जगह पे उसको कम कर करके डे बाय डे बायो फर्टिलाइजर को बढ़ा सकता है। बट ऑफ कोर्स वहां पे अगर बात करें तो आपका जो बायो फर्टिलाइजर है उसको हमें ज्यादा यूज करना चाहिए, केमिकल को कम यूज करना चाहिए। नोटोरियस डांस एकेडमी लिखते हैं सर प्लीज बताओ। क्या बताएं, मुझे आपका कमेंट तो कहीं दिख नहीं रहा। अच्छा ऊपर लिखा गया। मैं बीएससी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, एएफओई डेफिनेटली मैंने पहले ही बता दिया ये, है ना। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के लिए पीडीएफ या नोट्स राकेश परमार साहब आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, बिना किसी पैसे के हम हर महीने की मैगजीन देते हैं। फ्री मैगजीन हमारी वेबसाइट www.agricoaching.in पे अवेलेबल है, वहां से आप फ्री मैगजीन कलेक्ट कर सकते हैं। 5000 के बीच के बैच के बारे में, अरे मेरे भाई कुमार विवेक, बैच की स्पेलिंग BATCH होती है, तुम BAI लिख रहे हैं यार, बेच। विवेक साहब आपके लिए वीडियो बना देंगे, शाम तक का टाइम दें, हम स्टूडियो के अंदर ही आपके लिए लगे रहेंगे, शाम तक वीडियो बना के डिटेल में डालते हैं क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। चलो पीएम साहब ने लिखा है, अरे मोदी जी आ गए पीएम जी, है ना। थैंक यू सर, वेरी नाइस क्लास, आपके जैसा दुनिया में। अरे नहीं भाई, दुनिया से मत बोलिए, हम छोटे मोटे आपके जैसे भाई बहन है ना, आप जैसे लोग हैं वैसे ही हम हैं। बस पहले ही बताया, ट्राई करते हैं कि थोड़ा पढ़ा पाएँ, बस आपका ये जो मैसेज है ना ये असर कर जाता है, फिर और एनर्जी से हम पढ़ा पाते हैं। चलो बोला गया स्कोप ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन इंडिया, लोड ऑफ अफेक्शन। सर
स्कोप बायो फर्टिलाइजर किस वे में बोल रहे हैं? स्कोप आप प्रोडक्शन बोल रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करना, या फिर यूज करने के लिए बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? SBI सर जी रिज्यूमे के बारे में बताओ। मैं रिज्यूमे के बारे में, मेरी जो क्लास थी 5 to 7, रिज्यूमे बनाना एक छोटा टास्क नहीं है। मैंने 1.5 घंटे क्लास ली थी हमारे बच्चों की, उनको बताया था कि कैसे बनाते हैं। अब वो 1.5 घंटे क्लास मैंने वहाँ पे ली थी 5 to 7 में, तो अब मैं यूट्यूब पे लेने में थोड़ी सी असमर्थ हूँ उस बात के लिए, टाइम मैनेज करना मुश्किल है। अंडर इरिगेशन 68, अरे तो 68 मैंने कितना बोला? मैंने 70 तो बोला ना यार। 68 किताबों के अंदर है। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई है तो उसके बाद जो एरिया बढ़ गया, तो 69 और 70 के आसपास चला गया है। चलो अब मैं ओवर करता हूं क्लास को। थैंक यू सो मच आपके जुड़ने के लिए बच्चों। एक क्वेश्चन किसी और ने लिख दिया, वो क्या लिखा है? क्वेश्चन के अंदर लिखा गया कि जब बात करते हैं कि इसकी आपके कंप्लीट नोट्स की, तो सर वो अवेलेबल करवा दो। मैं एक बात बता दूं, मैं ये वाली जो क्लास लेता हूं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, इसके लिए बस मैं इसीलिए जोर लगा रहा हूं कि मेरे बच्चे आगे जाने चाहिए। पता है कौन से बच्चे? हमारे गंगानगर और जयपुर 2 ब्रांचेज है। इंदौर के अंदर हमने इस बार स्टार्ट किया था, बट जयपुर क्लब ब्रांच जो है हमारी, जो एग्री क्लासेस जयपुर के नाम से है ना, राजस्थान एग्री क्लासेस के नाम से है। ये लोग बहुत पहले से जेट की परीक्षा करवाते आ रहे हैं और इनके परिणाम भी सर्वोत्तम होते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे जुड़े हुए थे जयपुर ब्रांच के साथ, है ना, वो पूरा लॉन्ग टर्म बैच ले रहे थे, लेकिन वो बच्चे कोरोना के कारण घर वापस चले गए। बट हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को किसी तरह का नुकसान हो, है ना। तो हमारी जो जयपुर ब्रांच है उसको जो संचालित करते हैं हमारे चौधरी सर, है ना, तो उन्होंने मुझे बहुत पहले से बोला कि सर मेरे बच्चों को मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन दो, कोई टीचर बताओ जो पढ़ा सके। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने बोला कि सर कोई टीचर नहीं, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पीछे जाए। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप लोग जो नोट्स पूछ रहे हैं ना, मैं सिर्फ जेट वाला एग्जाम, मैं मतलब एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से दीपक वाधवा कवर नहीं करता हूँ। हमारे जयपुर ब्रांच वाले कवर करते हैं, उनके पास नोट्स भी हैं, क्लासेस सब कुछ है, लेकिन मैं कवर नहीं करता था। मैंने इनके लिए कवर किया। बट आप और एग्जाम के लिए बोलेंगे, आप पीजी बोलेंगे, आप नाबार्ड बोलेंगे, आप उसके अलावा AFO बोलिए, NSC बोलिए, जो मर्जी बोलिए, सब कोर्सेज के लिए नोट्स हमारे पास हैं, क्लासेस हमारे पास हैं, टेस्ट सीरीज हमारे पास है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं agricoaching.in पे, वहां से बाय कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर ले अगर आपको जानकारी ना हो, अदरवाइज कॉल ना करें। अगर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं तो वहां से जाके कोई भी कोर्स बाय करें, सब कुछ अवेलेबल है। चलो अब मैं चलता हूं। मैंने काफी सारे आपके आंसर दिए, आप लोग और भी मैसेज कर रहे हैं, बट क्या करें, है ना, थोड़ा सा बाकी बच्चों का भी देखना पड़ता है, क्योंकि आज क्लासेस और भी है। रात को हमारा एक DDA वाला बैच चलता है 8 बजे, उनकी क्लास भी लेनी है, तो उनके लिए भी देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए आपसे माफी चाहते हुए अलविदा कहना चाहूंगा। मिलूंगा आपको अगले रविवार, और कोशिश करूंगे अगले रविवार से पहले भी आप आया तो आपके सामने आ जाएंगे, है ना। बस आप इतना ध्यान रखें कि इस हफ्ते के बीच जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़ ले। आज के लेक्चर के नोट्स लेने के लिए जयपुर और गंगानगर ब्रांच से कॉन्टैक्ट करें, हमारे नंबर पे नहीं, जयपुर और गंगानगर ब्रांच से। वो आपको 2 घंटे के बाद इस लेक्चर का PDF दे देंगे। बस आप इतना ध्यान रखें, कोरोना के लॉकडाउन में नेगेटिव होके घरों के अंदर बैठ के समय व्यतीत ना करें, समय को बर्बाद ना करें। आज आप समय को बर्बाद करेंगे तो कल को समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। तो समय को सदुपयोग में लाते हुए अपनी पढ़ाई जो है, अपने पढ़ाई के लिए जो प्रयास है उनको निरंतर बनाए रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आपका दिन मंगलमय हो।